नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग परिचय ये सब नहीं पढ़ते, पे आ जाते हैं। ओके, इससे आपको आपका वक्त भी बचेगा और हमें पाठ अच्छी तरह से पढ़ने को भी मिलेगा, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के बाद मूड भी नहीं लगता। तो देखते चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा ही होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने को आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। परम कर्तव्य मतलब दोस्तों पहला कर्तव्य मतलब बोल सकते हैं कि कुछ भी हो मुझे ये काम करना ही है, सेवा है, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते, मतलब बिना वक्त गवाए पहले ही चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, उसकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आ जाते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हो जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य कुछ संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। उनके कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह ही शहर भर में फैल गया, मतलब फैलने में वक्त नहीं लगा। फटाफट से बातचीत हो गई, या फटाफट से पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच गई, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी थी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत की जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना ही नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम ही मांग रहे हो। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से
न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाए डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा ही कर रही हो। कई महीनों के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं उन्होंने। परंतु पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। यहाँ एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो दोस्तों, हतप्रभ रहना मतलब दोस्तों शांत रहना, एक जगह खड़े होके सुनने का प्रयास करना बोल सकते हैं हम लोग, इसका यह अर्थ है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा, मतलब शायद अब मुझे मरा हुआ ही समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और इससे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, मतलब प्रगतिशील है, हमसे भी बहुत प्रगत है, ऐसा बोल सकते हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूरी का दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो यह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बाद इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। उसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोग की मजबूत बाहें ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं, मतलब उस ग्रह पे जिंदा रह सकूं या अपनी सांस ले सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटारें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है, मतलब अलग है। माफ़ कीजिए दोस्तों, यह अलग कलर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। उन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, मतलब बहुत तंत्रज्ञान की प्रगति हो चुकी है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है
और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं होगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामोनिशान मिट जाए। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। मतलब बड़ी बड़ी मशीनें। दैत्याकार मतलब बोलते हैं ना कि एक बड़ा पर्वत या बड़े इंसान, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम बड़ा विशाल बोल सकते हैं। दैत्याकार उसको बोल सकते हैं क्या आकार का। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र मतलब जो विज्ञान शास्त्र मतलब बोल सकते हैं कि रोग पे निदान करते हैं ना। कोई रोग आया तो उस पर इलाज ढूंढना या डॉक्टर जैसा काम, उसमें क्यों उसको ही बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई क्यों सोचे और कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब एक अंग बोलते हैं ना कि अभी देखिए, प्रत्यारोपण मतलब क्या कि एक जो अंग नहीं है, जो उदाहरणार्थ किसी कारण कट गया है, उसकी जगह नया भाग लगाना, उसको ही बोल सकते हैं प्रत्यारोपण। समझे? प्रत्यारोपण उसको ही बोलते हैं। के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना बहुत संभव नहीं है। मेरा कुछ छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जा सके। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप कर लें, किंतु उनके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करने उन्हें यहाँ लाया जाए। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए उनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा।
आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई सबको कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए, मतलब शॉक हो गए बोल सकते हैं इंग्लिश में। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। इस पार्ट का स्वाध्याय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस पार्ट का स्वाध्याय लेके अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।